हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दी एनएमएन डार्क कॉरिडोर में, जहां आपकी कहानियां अपनी डरावनी मंजिल ढूंढती है। एज यू ऑलरेडी नो द ड्रिल, लाइट्स डिम कर लीजिए, दरवाजा लॉक कर लीजिए और अपने आसपास एक नजर डाल लीजिए। क्या पता अंधेरे के कोने में कोई छुपी हुई परछाई आपकी हर हरकत देख रही हो, बस आप तक पहुंचने का मौका ढूंढ रही हो। कोटा, एक शहर जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स के सपनों का घर बनता है। यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, क्राउडेड हॉस्टल्स और लाइब्रेरीज हर स्टूडेंट के रूटीन का हिस्सा बन जाती है। लेकिन कोटा सिर्फ सपनों का शहर ही नहीं है, ये उनके लिए एक बैटलफील्ड भी बन जाता है। एक ऐसी जगह जहां सक्सेस और फेलियर के दरमियान काफी कुछ दांव पर लगता है, और कभी कभी ये शहर अपनी एक डार्क साइड भी दिखाती है। आज का लेटर एक ऐसी स्टूडेंट का है जो इसी शहर के एक पीजी हॉस्टल में रहता था, और जो कह रहा है कि ये उसकी उस जगह पे गुजारी हुई आखिरी रात है। हाँ, अमित ने अपना लेटर लिखते हुए साफ कहा कि ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स की स्ट्रेस की बात नहीं है, बल्कि कुछ और है, कुछ ज्यादा डार्क। जो बातें अमित ने हमें लिखी हैं, वो सिर्फ क्रीपी नहीं, बल्कि उस जगह की सच्चाई को चैलेंज करती है। वो कहता है कि इस हॉस्टल के अंधेरों में कुछ ऐसा छुपा है जो शायद हमारी समझ से बाहर है। तो चलिए अमित के इस डरावने सफर की शुरुआत करते हैं उसके अपने शब्दों के जरिए, जो शायद उसने खौफ और तन्हाई के बीच लिखा होगा। डियर डार्क कॉरिडोर, मैं ये लेटर लिखते वक्त कितना डरा हुआ हूं, शायद शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ये मेरी इस हॉस्टल में आखिरी रात है। कल सुबह जितनी जल्दी हो सके मैं यहां से निकल जाऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त मुझे नींद नहीं आ रही है, और सच कहूं तो नींद का सवाल ही नहीं उठता। ये जगह मुझे सोने तक नहीं दे रही। बगल के खाली कमरे से आवाजें आती हैं, किसी के रोने की वो दबी दबी सी आवाज, जैसे वो अपने दुख को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। धीमी फुसफुसाहट और किसी के दीवार खरोचने की डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। हर एक आवाज के साथ मुझे ये महसूस होता है कि वो लड़का जो 2 साल पहले यहां रहता था, अब भी यही है। मैं अब भी उसके पैरों की हल्की धीमी आवाज सुन सकता हूं, जैसे वो कॉरिडोर में इधर उधर चल रहा हो। एक पल के लिए मुझे लगा कि मुझे उसकी परछाई दिखी मेरे रूम के दरवाजे के बाहर, जैसे वो मुझे देख रहा हो। इन सब की शुरुआत मेरे कोटा में शिफ्ट होने से हुई। हर नीट एस्पिरेंट की तरह एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं भी 1 साल पहले कोटा शिफ्ट हुआ था। मैंने और मेरे पेरेंट्स ने सोचा था दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर होकर हॉस्टल में मेरी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। पहली बार अपने घर से दूर रहकर मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। स्टूडेंट्स की हलचल, कोचिंग और क्लासरूम्स की चहल पहल, और सबसे बढ़कर एग्जाम्स का प्रेशर, ये सब मेरे कोटा के अनुभव का हिस्सा बन चुका था।
कुछ वक्त तो सब कुछ सही था, लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। कुछ महीने पहले मैंने अपना पीजी चेंज कर लिया। नया पीजी मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास था और यहां लड़के भी ज्यादा नहीं रहते थे। माहौल काफी शांत था, जो पढ़ाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगा मुझे। मैं बिना सोचे पैसे एडवांस देकर शिफ्ट कर लिया। मेरा पहला पीजी काफी क्राउडेड था, पर यहां एक अजीब सा सुकून है। शुरू में लगा कि ये मेरे लिए अच्छा ही होगा। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त दीपक और वरुण इसी पीजी में शिफ्ट हो गए। बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स हैं और मैं पहले फ्लोर पर रहता हूं। लॉबी लंबी और पतली है और उसमें लाइट भी इतनी कम है कि रात के समय और ज्यादा अंधेरा लगता है। लॉबी के एक कोने में एक पुराना वाटर कूलर है जो हमेशा धीरे धीरे आवाज करता रहता है। उसके पास ही एक शेयर्ड वॉशरूम है जो हम सब यूज करते हैं। मैं रूम B102 में रहता हूं, जो बीच वाला रूम है। मेरे लेफ्ट वाले रूम में 3 लड़के रहते हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं। उनको मैं कभी कभी ही देख पाता हूं और उनका रूम अक्सर लॉक ही रहता है। पर मेरे राइट वाले रूम B103 का माहौल सबसे अजीब है, क्योंकि वो हमेशा बंद रहता है। मैंने कभी किसी को उस रूम से अंदर बाहर आते नहीं देखा। पूरी बिल्डिंग काफी पुरानी है, दीवारों का पेंट उतरा हुआ है और सीलिंग कभी कभी क्रीपी सी आवाज करती है। फ्लोर की वुडन टाइल्स बिना किसी वजह के क्रीक करती हैं, जैसे कोई चल रहा हो। ये छोटी छोटी चीजें और रात का सन्नाटा मिलकर पीजी का माहौल और भी डरावना बनाता है। लेकिन इन सब के बावजूद पढ़ाई अच्छी चल रही थी। मैं पूरी दिन कोचिंग के क्लासेस लेता और रात को देर तक पढ़ता रहता। लेकिन सब कुछ तब बदलने लगा जब रूम नंबर B103 से रात के सन्नाटे में हल्की हल्की रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। हमें लगा कि बगल वाले रूम में जो लड़का रहता होगा वो शायद पढ़ाई के स्ट्रेस या एग्जाम्स की टेंशन में है। रोज रात को धीमी आवाजें सुनाई देती तो थी, लेकिन सुबह जब भी देखो उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद होता था, जैसे वो बहुत सुबह ही निकल जाता हो। अजीब बात यह थी कि मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। एक दिन जब हॉस्टल का वार्डन चेकिंग के लिए आया तो मैंने कैजुअली पूछ लिया, अच्छा सर, वैसे ये रूम 103 में कौन रहता है? वो लड़का कभी दिखा नहीं मुझे। वार्डन एक पल के लिए रुक गया और मुझे एक अजीब सी नजर से देखते हुए बोला, बगल वाला रूम? अरे वो तो 2 साल से खाली है, उसमें कोई नहीं रहता। ये बोलने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, मानो उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई हो जो वो छुपाना चाहता हो। उसने तुरंत नजर हटाई और बोला, खाली है मतलब हॉस्टल के रिकॉर्ड्स में तो अभी कोई नाम नहीं है। तुम छोड़ो, अपने काम से काम रखो। ये बोलते ही वार्डन हड़बड़ी में हमारे कमरे से निकला और तेजी से आगे बढ़ गया। हमें समझ नहीं आया कि रूम B103 में था क्या, लेकिन जो भी था उस रूम से आने वाली आवाजों का सिलसिला जारी रहा और धीरे धीरे हमें आदत सी हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि मैंने और मेरे दोस्तों ने उसके बारे में मजाक करना शुरू कर दिया। शायद अंदर कोई सीक्रेट साइंटिस्ट रहता है, या हो सकता है कोई भूत रहता हो। ऐसे मजाक करके हम उस चीज को इग्नोर कर देते थे। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते थे, तभी वो हल्की हल्की आवाजें, जैसे कोई धीरे से चल रहा हो या कोई दीवार को खरोच रहा हो, सुनाई देती थी।
फिर भी हम रैशनल रहते थे। हर बार ये सोचकर खुद को समझा लेते कि ये बिल्डिंग पुरानी है और पुरानी बिल्डिंग्स में ऐसे साउंड्स नॉर्मल होते हैं, कुछ भी अजीब या डरावना नहीं है। ये सोचकर हम फिर से अपनी पढ़ाई या अपने रूटीन में लग जाते थे। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन हमारे एक दोस्त ने बताया कि इस हॉस्टल के बारे में एक पुरानी अफवाह है। शायद इसी वजह से यहां ज्यादा लोग रहना नहीं चाहते। उसने कहा कि 2 साल पहले रूम B103 में राघव नाम का एक लड़का रहता था। वो भी हमारी तरह एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोटा आया था, लेकिन एग्जाम्स में बार बार फेल होने की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया और एक रात फैन से लटक कर उसी रूम में उसने अपनी जान दे दी। वार्डन ने तब इस बात को सीरियसली नहीं लिया था। ना कोई पूजा करवाई, ना कमरे को क्लेंस करने की जरूरत समझी। शायद उन्हें लगता था कि ये सब सिर्फ अफवाह है, लेकिन हमें धीरे धीरे ये लगने लगा कि उस कमरे में कुछ तो गलत है, क्योंकि लिटरली हमें वहां किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। रात के सन्नाटे में वो रोने की आवाजें, देर रात लॉबी में चलने की आवाजें, दीवार पर स्क्रैचिंग की आवाज सुनाई देती थी। ये सब देखकर अब हमने मजाक करना छोड़ दिया था। और सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी वो विस्परिंग साउंड्स, जो इतनी करीब से सुनाई देती जैसे कोई बगल में बैठकर मेरे कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। आई कैन लिटरली फील दैट कोल्ड एयर इन माई ईयर्स। अक्सर एग्जाम के टाइम में कोटा कभी नहीं सोता। हमारा भी वही हाल था। एक रात लगभग 2:30 बजे जब मैं और दीपक अपने नोट्स रिवाइज कर रहे थे, तभी बगल के रूम से एक अजीब सी तेज आवाज आई। एक क्रीकिंग साउंड थी, जैसे सीलिंग फैन हेवी वेट के कारण नीचे झुक रहा हो। फिर एक और आवाज आई, जोर जोर से सांस लेने की आवाज, जैसे किसी का दम घुट रहा हो। वो आवाज इतनी रियल और डिस्टर्बिंग थी कि हम दोनों बस फ्रीज हो गए। दीपक ने एक मोमेंट के लिए चुप रहकर कहा, ब्रो फक इट यार, थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है अब, चल देखते हैं क्या है वहां पर। उसने अपना फोन निकालकर कैमरा ऑन कर लिया और बोला, चल रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं ये अंदर चल क्या रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोका। अबे पागल है क्या? अगर कोई सच में अंदर हुआ तो? ऐसे बिना सोचे समझे कहीं जाना ठीक नहीं है। दीपक ने एक नर्वस सी हंसी के साथ कहा, अरे तू टेंशन मत ले यार, इसीलिए तो साथ चल रहे हैं। देखते हैं उस रूम में हो क्या रहा है। वो आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। मुझे भी शायद थोड़ी क्यूरियोसिटी थी। दीपक ने फोन हाथ में लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा कि तभी हमारे रूम के दरवाजे पे किसी ने जोर से नॉक किया। मैं और दीपक बहुत डर गए। उस नॉक के साथ ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी वरुण, जो बेड पर सो रहा था, उसकी नींद शायद उस आवाज से खुल गई। उसने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, मुझे सोने दो। और बिना हमारी तरफ देखे फिर से ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। दीपक के फोन में अब भी रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसने गहरी सांस ली, फिर रिकॉर्डिंग बंद कर दी। मेरी तरफ देखते हुए बोला, ब्रो ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है यार। अगली सुबह दीपक हॉस्टल छोड़कर चला गया। जाते वक्त सिर्फ एक ही बात बोला, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता, बट इट्स गोइंग नट्स नाउ। इस जगह पर रहकर पढ़ाई नहीं हो सकती मेरी।
2 हफ्ते बाद वरुण के साथ भी कुछ अजीब हुआ। वो कुछ बताने से कतरा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही टेंशन थी। मैं समझ गया था कि शायद उसने भी कुछ देखा होगा, पर जब भी पूछता वो बस बात को टाल देता था। फिर एक रात जब हम दोनों अपने रूम में बैठे थे, उसने एकदम से बोलना शुरू किया। अमित, तुझे एक बात बतानी है। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले एक रात जब मैं सो रहा था, उसने कॉमन वॉशरूम से पानी बहने की आवाज सुनी। उसने सोचा इतनी रात को कौन शावर ले रहा है। थोड़ा इरिटेट होके वो कॉरिडोर में गया और वॉशरूम का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर एक भी बूंद पानी नहीं था। सारे नल बंद थे। फ्लोर बिल्कुल सूखा हुआ था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसकी नजर रूम नंबर B103 के दरवाजे पर पड़ी। जो हमेशा बंद रहता था वो इस बार हल्का सा खुला था। एक पल के लिए उसने सोचा कि अंदर झांक कर देखे। धीरे से दरवाजा थोड़ा और खोला और अंदर झांक कर देखा। रूम के अंदर एक लड़का खड़ा था, अंधेरे में, एक कोने में। उस पर बस स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही थी। वरुण काफी डर गया, पर उसने सोचा कि शायद कोई पीजी का रेसिडेंट होगा। लेकिन तभी वो लड़का धीरे से उसकी तरफ मुड़ा और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, वरुण के पैर वहीं जम गए। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, बिल्कुल अननेचुरल लग रही थी। उसकी आंखें उसी पर टिकी थी। वरुण तुरंत अपने रूम में भागा और रूम का दरवाजा लॉक कर लिया। उसका सांस फूल रहा था। पूरी रात वो ब्लैंकेट के अंदर छुपकर बैठा रहा। अमित, मैं और यहां नहीं रह सकता दोस्त। तू मेरी बात मान, ये जगह ठीक नहीं है। उसकी आवाज बिल्कुल सीरियस थी। उसके हाथ कांप रहे थे। भाई मेरी बात सुन, मैं कुछ ही दिनों में निकल रहा हूं। तू भी चल, कोई और जगह ढूंढ लेंगे। मैं गरीब परिवार से आया था। हॉस्टल के लिए एडवांस पेमेंट कर चुका था। जल्दी शिफ्ट करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। 3 दिन बाद वरुण अपना सामान पैक करके चला गया। उसके जाने के बाद भी उसकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। वो शैडो, वो लड़का जिसका वरुण के मुताबिक गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, सब कुछ। मैं सोच रहा था कि शायद मुझे भी यहां से निकल जाना चाहिए, और तभी ये हुआ। कल रात करीब 3 बजे मुझे अचानक बहुत प्यास लगी। मैं अपने बिस्तर से उठा। रूम में कुछ ज्यादा ही ठंड थी। हवा बिल्कुल भारी सा लग रहा था। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मैं पानी पीने के लिए कॉरिडोर में वाटर कूलर की तरफ गया। लॉबी में बिल्कुल अंधेरा था। सिर्फ 1-2 स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी दीवार पर गिर रही थी। वो परछाई और वो सन्नाटा दोनों मिलकर माहौल को और ज्यादा डरावना बना रहे थे। जैसे ही मैंने वाटर कूलर की तरफ देखा, मुझे एक परछाई दिखी, एक लड़के की, जो बिल्कुल वाटर कूलर के सामने खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। अंधेरा होने की वजह से मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने एक पल के लिए सोचा कि शायद वो कोई हॉस्टल का लड़का होगा, लेकिन तब मेरी नजर उसकी गर्दन पर गई। वो एक अजीब एंगल पर मुड़ी हुई थी, बिल्कुल अननेचुरल, जैसे उसकी गर्दन टूट चुकी हो। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैं जानता था कि इस फ्लोर पर मेरे अलावा और कोई नहीं था।
एक बार लगा शायद मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, पर तभी उस शैडो ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अंधेरे को चीरकर बिल्कुल मुझे घूर रही थी। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, जैसे हवा में कोई इनविजिबल रोप उसे ऊपर खींच रहा हो। और फिर वो कॉरिडोर की सीलिंग पर लटक गया, बिल्कुल बिल्कुल फांसी पर लटकी हुई लाश जैसी। मैं वहीं पर अपनी बोतल गिराकर सीधा अपने रूम की तरफ भागा। सांस इतनी तेज चल रही थी कि लग रहा था कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। रूम में घुसते ही मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और वहीं घुटनों के बल गिर गया। पूरी रात मेरी आंखों के सामने बस उस लड़के की वो इमेज चलती रही, वो टूटी हुई गर्दन, वो आंखें और वो सीलिंग से लटकता हुआ बॉडी। अगले दिन सुबह होते ही मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि मैं ये हॉस्टल और ये जगह छोड़ना चाहता हूं। वो मुझे वहां से निकालने के लिए तुरंत राजी हो गए। पूरे दिन में मैंने अपना सामान पैक करके रेडी कर लिया और एक नए पीजी का जुगाड़ भी हो गया। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई मेरी एंजाइटी वापस से बढ़ने लगी। मेरा सामान मेरे बेड के पास रखा था और मुझे बस ये एक रात काटनी थी, फिर मैं यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन रात के सन्नाटे में फिर वही आवाजें सुनाई देने लगी। वो हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई बगल के रूम से कुछ बोल रहा हो। कभी रोने की आवाज आती थी जो काफी धीमी होती, और ये सब मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर रहा है। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब मेरा इमेजिनेशन है, पर पिछली रात की वो इमेजेस मुझे एक पल के लिए भी शांत होने नहीं दे रहा था। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं पूरा वक्त जागता रहा। इस बेचैनी से बचने के लिए मैंने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। शायद ये मुझे थोड़ा शांत कर दे। मैं इस लेटर के साथ कुछ सबूत भी अटैच कर रहा हूं। दीपक की बनाई हुई उस रात की वीडियो और एक ऑडियो फाइल जो मैंने अभी रिकॉर्ड की है। ये सब इस बात का सबूत है कि जो कुछ भी मैंने और मेरे दोस्तों ने यहां महसूस किया है वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। उस वीडियो में आप उस मोमेंट को देख सकते हैं जब हमने रूम B103 से आने वाली आवाज सुनी थी और हमारे दरवाजे पर भी कोई खड़ा था, और ऑडियो फाइल उसमें वो आवाजें हैं जो अभी भी इस हॉस्टल के अंधेरे में गूंज रही है। मेरा बस ये कहना है कि जब भी आप किसी नए जगह शिफ्ट करें तो उस जगह के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें, क्योंकि हर जगह, हर कमरा सेफ नहीं होता। थैंक यू फॉर रीडिंग माई स्टोरी, अमित। ओह माय गॉड अमित, मैं सोच भी नहीं सकती कि आप किस दौर से गुजरे होंगे। आपका लेटर पढ़कर सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नाउ लेट्स प्ले द रिकॉर्डिंग्स। ये रिकॉर्डिंग्स एडिटेड नहीं है, ये आधी रात को रिकॉर्ड की गई थी। अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं अपनी डेस्क पर बैठा हूं और मुझे किसी की रोने की आवाज सुनाई दे रही है और हल्की हल्की विस्पर्स। लग रहा है जैसे कोई कुछ
कह रहा हूं, ये आवाजें बिल्कुल वो मेरे बगल के कमरे से आ रही हैं, लेकिन वो कमरा तो खाली है। सुनाई दे रही है आपको? वो आवाज सीरियसली बहुत ज्यादा क्रीपी है। वो रोने की आवाज और ये विस्पर्स, इट फील्स लाइक समवन इज राइट देयर, जस्ट आउट ऑफ साइट। कभी कभी हमारे आसपास की चीजें नॉर्मल दिखते हुए भी अंदर ही अंदर कितनी अननेचुरल हो सकती है। आगे की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, लेकिन तैयार रहिए, क्योंकि ये और ज्यादा क्रीपी होने वाली है। अरे चल ना, देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। अबे पागल है क्या? अगर कुछ या कोई सच में उस कमरे में हो तो? देख भाई, प्लीज मेरी बात सुन, ऐसे बिना सोचे समझे कहीं जाना ठीक नहीं है। शिट शिट शिट। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे सोने दो, कल क्लासेस हैं। Okay, so I just saw the video, and honestly, I'm speechless. Let me describe it for you. दीपक, जो क्लियरली अपने दोस्तों से ज्यादा ब्रेव बनने की कोशिश कर रहा था, रूम B103 के दरवाजे के पास जाने की प्लानिंग कर रहा था। अमित उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, और फिर वो साउंड्स, वो रोती हुई आवाज और फैन की वो क्रीपी क्रैंकिंग नॉइज, वो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा डरावनी थी। और तभी जोर से खटखटाने की आवाज। लिसनर्स, आपने जो सुना वो रियल है, एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद मैं शॉक्ड थी। अमित, इफ यू आर लिसनिंग, आई होप आप अब बिल्कुल सेफ होंगे और अपना लेटर पढ़ते हुए मुझे सुन रहे होंगे। फॉर ऑल आवर लिसनर्स, मैं कहना चाहती हूं कि याद रखें, कभी कभी वो जगह जिन्हें हम सबसे सेफ समझते हैं, अपनी अंदर डार्केस्ट सीक्रेट्स दबाए बैठी होती है। ऑलवेज स्टे इंट्यूटिव एंड अलर्ट। ऐसी जगहों से जहां से नेगेटिव वाइब्स आए, वहां से दूर रहें। That's all for tonight's episode of the NMN Dark Corridor. अगर आपके पास भी अमित की तरह कोई डरावनी कहानी है, कुछ ऐसा जो आपने देखा, महसूस किया, लेकिन समझ नहीं पाए, फील फ्री टू शेयर इट विद अस। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप योर लाइट्स ऑन, स्टे अवे फ्रॉम द डार्क, और याद रखिए, हर बंद दरवाजा खुद से नहीं बंद होता, और हर आवाज बस एक आवाज नहीं होती।